तो आइए पहले सवाल से इस वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। क्वेश्चन 1, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? इसके विकल्प हैं ए कार्ल लिनियस, ओके। बी आर.एच. विटेकर, सी चार्ल्स डार्विन या फिर डी अरस्तु। इस बुनियादी सवाल का सही उत्तर है विकल्प बी, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। अब देखिए यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। विज्ञान की दुनिया में इस 5 जगत यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की इतनी चर्चा क्यों होती है? मतलब ऐसा क्या था जिसने पुरानी व्यवस्था को ही बदल दिया? देखिए, अगर हम इसे एक उदाहरण से समझे ना, तो मान लीजिए पहले पूरी दुनिया के जीवों की जानकारी एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह थी जहां सिर्फ 2 ही बड़े कमरे थे। अच्छा, सिर्फ 2 कमरे? हाँ, एक पौधों के लिए और एक जानवरों के लिए। पादप और जंतु जगत। बिल्कुल। लेकिन फिर सूक्ष्म जीवों की खोज हुई जो ना तो पौधे थे और ना ही जानवर। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या हो गई होगी। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन के वृक्ष का चित्र दिया गया है। हाँ, वो जिसमें 5 अलग-अलग शाखाएं चमक रही हैं। एकदम सही। 1969 से पहले उस पुरानी 2 कमरों वाली लाइब्रेरी में सूक्ष्म जीवों और फफूंद के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही थी। मतलब उन्हें जबरदस्ती फिट किया जा रहा था। हाँ, उन्हें जबरदस्ती पौधों या जानवरों के कमरों में ठूसा जा रहा था। फिर विटेकर ने आकर कहा कि नहीं, ये व्यवस्था काम नहीं करेगी। उन्होंने उस लाइब्रेरी को 5 व्यवस्थित कमरों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। वाओ, इससे हमें जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा मिल गया। बिल्कुल जी। अब उन 5 कमरों में से सबसे बुनियादी और सबसे पुराने कमरे का दरवाजा खोलते हैं। चलिए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन मोनेरा में आता है? विकल्प हैं ए फफूंद, ओके, बी बैक्टीरिया, ओके, सी प्रोटोजोआ या फिर डी शैवाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के सबसे प्रमुख सदस्य। बिल्कुल। पता है, जब भी हम बैक्टीरिया शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले बीमारियों का ख्याल आता है। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन मतलब ये जीव हर जगह मौजूद कैसे हैं? देखिए, चित्र में एक बहुत ही स्पष्ट कैप्सूल के आकार का बैक्टीरिया तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? क्या? इनकी सादगी। ये धरती के सबसे पुराने निवासी हैं। सबसे पुराने? हाँ। चाहे उबलते हुए ज्वालामुखी का पानी हो या फिर अंटार्कटिका की बर्फ, मोनेरा के सदस्य हर जगह बचे रहते हैं। अरे बाप रे, ज्वालामुखी के पानी में भी? बिल्कुल। और इसका कारण ये है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। ये जीवन का सबसे, कह सकते हैं कि बेसिक मॉडल है। बेसिक मॉडल, बहुत खूब। तो इसी बेसिक मॉडल की बनावट को समझने के लिए हमारा तीसरा प्रश्न लेते हैं। हाँ। क्वेश्चन 3, मोनेरा के जीव होते हैं, विकल्प हैं ए यूकैरियोटिक, बी प्रोकैरियोटिक, सी बहुकोशिकीय या फिर डी परजीवी। सही उत्तर है विकल्प बी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है हमेशा। कैसी उलझन? देखिए, अगर हम इस शब्द को तोड़े ना, तो प्रो का मतलब होता है पहले। हाँ। और कैरियोटिक का संबंध केंद्रक यानी न्यूक्लियस से है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इनके अंदर कोई व्यवस्थित नियंत्रण कक्ष नहीं होता? बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सटीक बात कही। स्रोत में दिए गए चित्र में ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास से कोशिका के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। अच्छा, वहां कोई स्पष्ट गोल सी सुरक्षित तिजोरी नहीं है, बस कुछ उलझे हुए धागों जैसी संरचना बीच में ऐसे ही तैर रही है। मतलब कोई बाउंड्री नहीं है? नहीं, यही उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है। इसे एक ऐसे ऑफिस की तरह सोचें जहां कोई अलग से कैबिन नहीं है, सब कुछ एक ही बड़े ओपन फ्लोर प्लान में रखा हुआ है। अरे वाह, ओपन फ्लोर प्लान, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो इनका डीएनए बिना किसी सुरक्षा घेरे के कोशिका के तरल पदार्थ में बस तैरता रहता है। मतलब सब कुछ खुले में? बिल्कुल। अब अगर विकास के क्रम में आगे बढ़ें, हाँ, तो प्रकृति को भी समझ आ गया होगा कि इस खुले ऑफिस में काम करना ज्यादा सुरक्षित नहीं है। हाँ, अपग्रेड की जरूरत थी, इसीलिए अगले जगत का विकास हुआ। तो ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन 4, प्रोटिस्टा के जीव होते हैं, विकल्प हैं ए बहुकोशिकीय, बी एक कोशिकीय यूकैरियोट, ओके, सी प्रोकैरियोट या डी केवल ऑटोट्रॉफ।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एक कोशिकीय यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब अब कोशिका के अंदर फाइनली एक वीआईपी कमरा बन गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में बदलना पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। सच में? बिल्कुल। चित्र में आप देखेंगे कि चमकते हुए अमीबा और पैरामीशियम को दिखाया गया है। हाँ। और एक तीर से उनके अंदर के एक स्पष्ट सुरक्षित गोल हिस्से की ओर इशारा किया गया है। तो वही है वो वीआईपी कमरा? हाँ, ये वो वीआईपी कमरा है जिसे हम असली केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर डीएनए बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, इस सुरक्षित तिजोरी के बनने से कोशिकाओं के लिए ज्यादा जटिल काम करना संभव हो पाया। अच्छा। क्योंकि अब उनका सबसे कीमती डेटा यानी जो उनका डीएनए है वो रसायनों के सीधे संपर्क से बच गया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है प्रकृति की। मतलब कमरा अभी भी एक ही है क्योंकि वो एक कोशिकीय है। हाँ, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्था पूरी तरह अपग्रेड हो गई है। एकदम सही। चलिए, अब कोशिका के अंदर के इस नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ जीव ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। पोषण की बात करते हैं। हाँ, हमारा अगला सवाल फफूंद के बारे में है। क्वेश्चन 5। फफूंद में पोषण का प्रकार होता है। विकल्प हैं ए ऑटोट्रॉफिक, बी सैप्रोफाइटिक, सी होलोफाइटिक या फिर डी फोटोसिंथेटिक। इसका उत्तर है विकल्प बी, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक। अगर मैं इसे आम भाषा में कहूं तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन जैसा लगता है। एलियन? वो कैसे? अरे, जो बिना मुंह के अपना खाना खाता है। हाँ, ये तुलना बहुत दिलचस्प है और एक हद तक सच भी है। सच में। हाँ। हमारे पास जो चित्र है ना, हाँ। उसमें एक मशरूम दिखाया गया है जिसकी जड़ें मिट्टी के अंदर तक फैली हैं। हाँ, मशरूम तो फफूंदी है। बिल्कुल। सैप्रोफाइटिक का मतलब है कि वे अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, वैसे नहीं। बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह है कि वे हमारी तरह खाना निगलते भी नहीं हैं। तो फिर खाते कैसे बिना मुंह के? इसके बजाय वे अपने शरीर से विशेष रसायन, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, वो बाहर मिट्टी या सड़ी गली चीजों पर छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, और ये रसायन बाहर ही उस खाने को पचाकर एक तरल सूप में बदल देता है। ओहो। और फिर फफूंद बस उस सूप को सोख लेते हैं। मतलब अपने शरीर के बाहर खाने को पचाना और फिर उसे पी लेना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। यानी ये तो प्रकृति का सबसे बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है ना? चलिए, अब तक का सफर बहुत तार्किक रहा है, लेकिन अब हम एक ऐसे विषय पर चलते हैं जो जीव विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन 6। निम्न में से कौन वायरस के बारे में सही है? विकल्प है ए जीवित कोशिका है, बी डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है, सी दोनों डीएनए और आरएनए होते हैं, या डी स्वयं पोषण करता है। यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, डीएनए या आरएनए में से कोई एक होता है। रुकिए, सिर्फ एक? हाँ। दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? मतलब अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो क्या ये एक पेन ड्राइव की तरह है? पेन ड्राइव? हाँ, देखिए, पेन ड्राइव में सिर्फ जानकारी होती है, लेकिन बिना किसी कंप्यूटर में लगाए वो जानकारी खुद से कुछ नहीं कर सकती। ये तो एक बहुत ही उत्तम एनालॉजी है ना? बिल्कुल। वायरस असल में कोई पूरी कोशिका है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो सिर्फ एक प्रोटीन का खोल है जिसके अंदर कुछ निर्देश यानी जेनेटिक कोड रखे हुए हैं। चित्र में एक बैक्टीरियोफेज वायरस दिखाया गया है। इसका सिर हेक्सागोनल है, मतलब 6 कोनों वाला। हाँ, और उसके मकड़ी जैसे पैर हैं। देखने में तो डरावना लगता है। हाँ, अब चूंकि उसके पास खुद का कोई कंप्यूटर या फैक्ट्री नहीं है जो डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन बनाए, हाँ। इसलिए वो हमेशा अपने बनावट में चरम स्तर की कंजूसी दिखाता है। चरम स्तर की कंजूसी? बिल्कुल। उसके पास सिर्फ उतना ही होता है जितना किसी जीवित कोशिका को हाईजैक करने के लिए जरूरी है। या तो सिर्फ डीएनए या फिर सिर्फ आरएनए, दोनों कभी नहीं। कमाल है। प्रकृति के शातिर नियम तोड़ने वाले से थोड़ा दूर हटकर चलिए वापस जानी मानी हरी भरी दुनिया की ओर चलते हैं। ठीक है। हमारा 7वां प्रश्न है, क्वेश्चन 7। शैवाल किस जगत में आते हैं? विकल्प हैं ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी प्लांटे या डी फंगी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी प्लांटे, यानी पादप जगत। पादप जगत मतलब पौधे। हाँ। लेकिन देखिए, जब हम तालाब में तैरती हुई वो हरी काई या शैवाल को देखते हैं, हाँ, तो उसमें न कोई जड़ होती है, न तना, न पत्तियां,
फिर वे पौधे कैसे हुए? ये एक बहुत ही सामान्य उलझन है। लेकिन जीव विज्ञान बाहरी रूप रंग से ज्यादा अंदरूनी कार्यप्रणाली पर ध्यान देता है। अच्छा। चित्र में एक ट्यूब जैसी संरचना के अंदर एक सर्पीलाकार हरा हिस्सा दिखाया गया है। सर्पीलाकार मतलब स्पाइरल? हाँ। ये क्लोरोप्लास्ट है। ये वो जादुई फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर खाना बनाती है। ओहो, प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल। इसी क्षमता के कारण उन्हें पादप जगत में रखा गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बड़े बड़े जंगलों से नहीं आता। फिर कहाँ से आता है? वो महासागरों में तैरने वाले इन्हीं सूक्ष्म शैवालों से आता है। अरे वाह! मतलब ये बिना पत्तियों वाले पौधे पूरी दुनिया को सांस लेने में मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब पौधों की इस विशाल दुनिया से वापस सबसे छोटे जीवों की दुनिया में चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 8। निम्न में से कौन जीवाणु का उदाहरण है? विकल्प हैं ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी इकोलाई, ओके, या फिर डी यीस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इकोलाई। इकोलाई, ये नाम तो अखबारों से लेकर विज्ञान की किताबों तक हर जगह सुनने को मिलता है। हाँ, बहुत मशहूर है। इस पर इतनी चर्चा क्यों होती है? देखिए, चित्र में बहुत सारे जीवों की भीड़ है। हाँ। लेकिन केवल एक रॉड के आकार के इकोलाई पर नीली रोशनी यानी एक स्पॉटलाइट पड़ रही है। स्पॉटलाइट क्यों? क्योंकि विज्ञान में इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अच्छा। ये हमारी आंतों में प्राकृतिक रूप से रहता है और प्रयोगशालाओं में इसे उगाना बहुत ही आसान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान ने जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी के आधे से ज्यादा रहस्य इसी एक जीवाणु का अध्ययन करके सुलझाए हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, इसीलिए ये मोनेरा जगत का कह सकते हैं कि सुपरस्टार है। तो ये प्रयोगशालाओं का सबसे चहेता जीव है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब हम इस विश्लेषण के चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जहां बात होगी सुरक्षा और प्रकृति की अनोखी साझेदारियों की। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। चलिए फिर, ये रहा 9वां प्रश्न, क्वेश्चन 9। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? विकल्प हैं ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी प्रोटीन, या फिर डी लिपिड। सही उत्तर है विकल्प बी, काइटिन। काइटिन। मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, पौधों की दीवार तो सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल। फिर कवक यानी फंगी ने एक अलग ही रास्ता क्यों चुना? यही बात तो कवक को इतना खास बनाती है। कैसे? चित्र में आप देखेंगे कि कोशिका भित्ति की परतों के अंदर एक बहुत ही जटिल रासायनिक संरचना दिखाई गई है। हाँ, वो जाल जैसा कुछ है। हाँ, ये काइटिन है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? क्या? यही काइटिन वो पदार्थ है जिससे कीड़ों, मकड़ियों और केकड़ों का बाहरी कठोर खोल बनता है। क्या मतलब, मशरूम का वो नरम हिस्सा और एक केकड़े का सख्त कवच, दोनों का बुनियादी रासायनिक निर्माण एक ही चीज से हुआ है? एकदम सही। यार, ये तो दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है ना? प्रकृति एक ही बेहतरीन डिजाइन का कई जगह इस्तेमाल करती है। काइटिन सेलुलोज के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है और पानी को रोकने में ज्यादा सक्षम होता है। अच्छा, तो इससे फफूंद को फायदा होता है? बिल्कुल, ये कवक को मिट्टी की नमी में सुरक्षित रहने में बहुत मदद करता है। ये जानकारी वाकई हैरान करने वाली है। हाँ? अब देखते हैं कि जब ये मजबूत दीवारों वाले कवक किसी और जीव के साथ रहने का फैसला करते हैं तो क्या जादू होता है। साझेदारी की बात। हाँ। क्वेश्चन 10। लिचन किसका सहजीवी संबंध है? विकल्प हैं ए शैवाल और कवक, ओके, बी बैक्टीरिया और कवक, सी शैवाल और बैक्टीरिया, या डी कवक और वायरस। इसका उत्तर है विकल्प ए, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक का सहजीवन। हाँ, और चित्र इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक के जरिए समझाता है। कैसा रूपक? इसमें दो अलग अलग वृत्त हैं। एक पत्ती वाला हिस्सा जो शैवाल है और एक जड़ों वाला जाल जो कवक है। हाँ। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो बीच में एक रोशनी पैदा होती है। इसे प्रकृति का कह सकते हैं रूममेट अग्रीमेंट कहा जा सकता है। रूममेट एग्रीमेंट, हाँ। यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक ऐसा ही। देखिए, कवक के पास मजबूत काइटिन की दीवारें हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा। वो एक ढांचा बनाता है जो नमी सोख सकता है, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और दूसरी तरफ शैवाल? हाँ,
शैवाल प्रकाश संश्लेषण से खाना तो बना सकता है, लेकिन अगर उसे सीधे धूप में किसी नंगी चट्टान पे रख दें तो वो सूख कर मर जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। अरे वाह। शैवाल रसोई संभालता है और खाना बनाता है, जबकि कवक उसे रहने के लिए एक सुरक्षित नमी वाला घर देता है। क्या बढ़िया व्यवस्था। हाँ, और इसी तरह ये दोनों मिलकर बंजर चट्टानों पर भी जीवित रह लेते हैं, जहां कोई और नहीं रह सकता। वाह, एक खाना बनाता है और दूसरा घर का किराया और सुरक्षा देता है। अद्भुत। बिल्कुल। अब जीवन के इस बड़े साझेदारी वाले रूप से हटकर हम सीधे जीवन की भौतिक सीमाओं को परखते हैं। चलिए। क्वेश्चन 11, माइकोप्लाज्मा की विशेषता क्या है? विकल्प हैं ए, कोशिका भित्ति होती है, बी, सबसे छोटा जीवित जीव, ओके। सी, केवल डीएनए होता है, या डी, बहुकोशिकीय होता है। सही उत्तर है विकल्प बी, सबसे छोटा जीवित जीव। सबसे छोटा मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा? हाँ। लेकिन एक जीवित जीव कितना छोटा हो सकता है? देखिए, चित्र में इसे दिखाने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म जीव के पास एक मापने वाला स्केल रखा गया है। अच्छा, कैलिपर। हाँ, ये जीव विज्ञान का एक अजूबा है। ये इतना छोटा है कि उन फिल्टर पेपर्स से भी पार निकल जाता है जो आम बैक्टीरिया को रोकने के लिए बनाए गए हैं। बाप रे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके पास कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती ही नहीं है। बिना दीवार के? हाँ। अगर इसके पास दीवार नहीं है तो ये खुद को बाहरी खतरों से कैसे बचाता है? यही तो इसका सबसे बड़ा हथियार है। हथियार? कैसे? उदाहरण के लिए मान लीजिए पेनिसिलिन जैसी कई प्रसिद्ध एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। हाँ। वो बैक्टीरिया को कैसे मारती हैं? वे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देती हैं। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास तो दीवार है ही नहीं। अरे। तो पेनिसिलिन इस पर कोई असर नहीं कर पाती। इसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। सच में? प्रकृति में छोटा होना या कुछ ना होना भी एक बचाव का तरीका हो सकता है? बिल्कुल। अब इसी सूक्ष्म दुनिया के एक और मशहूर किरदार से मिलते हैं। चलिए। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन प्रोटिस्टा का सदस्य है? विकल्प है ए, यीस्ट, बी, अमीबा, सी, मशरूम, या डी, बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमीबा। अमीबा, ये तो स्कूल की विज्ञान की किताबों का सुपरस्टार है। बिल्कुल है। चित्र में एक चमकता हुआ अमीबा है और उसके चारों ओर तीर बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तीर क्या दर्शाते हैं? ये तीर दर्शाते हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। मतलब ये अपनी मर्जी से अपना आकार बदल लेता है? जी हाँ। इसके अंदर का तरल पदार्थ, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो जिस दिशा में बहता है कोशिका की बाहरी झिल्ली उसी तरफ खिंच जाती है। अच्छा। इसे स्यूडोपोडिया या झूठे पैर कहते हैं। झूठे पैर? हाँ। ये उसी तरह है जैसे आप पानी से भरे गुब्बारे को एक तरफ से दबाएं तो वो दूसरी तरफ से फूल जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसी तरह अमीबा चलता भी है और अपना शिकार भी पकड़ता है। मतलब ये अपने शरीर को ही पिघलाकर पैर बना लेता है। कमाल है यार। है ना? चलिए, अब हम इस विस्तृत विश्लेषण के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, जहां हम जीवन को आगे बढ़ाने और ऊर्जा बचाने की प्रक्रियाओं पर बात करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 13, बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है? विकल्प हैं ए, लैंगिक, बी, अलैंगिक यानी बाइनरी फिशन, ओके, सी, बीज द्वारा, या डी, कली द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी, अलैंगिक या बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। अगर मैं इसे एक मशीन से जोड़ूं तो क्या ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करने की प्रक्रिया है? हाँ, ये बहुत ही सटीक तस्वीर है। चित्र में स्पष्ट रूप से एक कोशिका को बीच में से समान रूप से दो हिस्सों में बंटते हुए दिखाया गया है। अच्छा। बैक्टीरिया के पास साथी खोजने या जटिल प्रक्रियाएं करने का समय नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? वे बस अपना डीएनए कॉपी करते हैं, शरीर को बीच से खींचते हैं और दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। बस इतना ही? हाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये ज्यामितीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन देखिए, अगर वो लगातार खुद की कॉपी बनाते रहेंगे तो क्या फोटोकॉपी में कभी कोई गलती नहीं होती? अरे, बहुत उम्दा सवाल। गलतियां होती हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन? हाँ, और उन्हीं गलतियों की वजह से कुछ बैक्टीरिया अचानक एंटीबायोटिक दवाओं से बचना सीख जाते हैं। ओहो। और फिर वो सुपर बग बन जाते हैं। तो ये तेज रफ्तार फोटोकॉपी ही उनके जीवित रहने का राज है। बिल्कुल। अब जीवित कोशिका के विभाजन के बाद एक बार फिर
उस अजीब चीज पर लौटते हैं जो खुद अपनी फोटोकॉपी नहीं कर सकती। वायरस। हाँ। क्वेश्चन 14, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकल्प हैं ए जीवित, बी निर्जीव, ओके, सी जीवित और निर्जीव के बीच में, या डी केवल पौधे। इसका उत्तर है विकल्प सी, जीवित और निर्जीव के बीच। जीवित और निर्जीव के बीच। हाँ। देखिए, मुझे ये बात हमेशा परेशान करती है। क्या बात? अगर कोई वायरस किसी टेबल पर पड़ा है तो वो पूरी तरह निर्जीव है ना? एकदम। उसे कैसे पता चलता है कि अब वो शरीर के अंदर आ गया है और उसे जागना है? मतलब उसके पास दिमाग तो है नहीं। ये सवाल ना जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को छूता है। अच्छा। देखिए, चित्र में एक तराजू, एक बैलेंस स्केल दिखाया गया है। हाँ। एक पल्ले पर जीवित कोशिका और दूसरे पर एक निर्जीव क्रिस्टल जैसा वायरस। हाँ। और तराजू एकदम संतुलन में है। इसका जवाब रसायन विज्ञान में है। वायरस सोचता नहीं है। तो फिर? उसके बाहरी प्रोटीन पर कुछ खास आकार होते हैं जो एक चाबी की तरह काम करते हैं। चाबी की तरह? हाँ। जब वो हमारे शरीर में आता है और हमारी कोशिकाओं के ताले, जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं, उनसे टकराता है। हाँ। तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। चाबी ताले में फिट होती है और वायरस अपने आप कोशिका के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है। अपने आप? हाँ, ये पूरी तरह से एक अंधी रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब जब तक चाबी ताले में नहीं लगेगी वो एक सोता हुआ भूत है। बिल्कुल सही। और मिलते ही कोशिका को हैक कर लेता है। बहुत ही रहस्यमयी है ना? और अब इस विश्लेषण का हमारा आखिरी सवाल, ये ऊर्जा भंडारण से जुड़ा है। चलिए। क्वेश्चन 15, फफूंद में भोजन संग्रह किस रूप में होता है? विकल्प हैं ए स्टार्च, बी ग्लाइकोजन, ओके, सी ग्लूकोज या डी सेल्यूलोज। हमारे अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन? लेकिन पौधे तो अपना अतिरिक्त खाना स्टार्च के रूप में जमा करते हैं ना, जैसे आलू में? बिल्कुल करते हैं। और यहीं पर हमारी आज की चर्चा का एक बहुत बड़ा चक्र पूरा होता है। कैसे? चित्र में एक गोलाकार क्षेत्र के अंदर शाखित यानी ब्रांचिंग मॉलिक्यूलर नेटवर्क को दर्शाया गया है जो ग्लाइकोजन है। अगर हम इस तथ्य को एक बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, हाँ। इंसान और जानवर भी अपना अतिरिक्त खाना इसी ग्लाइकोजन के रूप में ही अपने लिवर और मांसपेशियों में जमा करते हैं। रुकिए, तो फफूंद अपना खाना बिल्कुल उसी तरीके से स्टोर करते हैं जैसे हम इंसान करते हैं। जी हाँ। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि फफूंद की दीवारें कीड़ों के खोल यानी काइटिन जैसी होती हैं। हाँ। और अब हम देख रहे हैं कि उनका भोजन संग्रह जानवरों जैसा है। बाप रे! ये साबित करता है कि विकास के पेड़ पर फफूंद पौधों की तुलना में जानवरों और इंसानों के ज्यादा करीब बैठे हैं। यार, ये तो सच में पूरी तरह से दृष्टिकोण बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। मशरूम का हमारे साथ ये गहरा कनेक्शन है। हाँ जी। तो हमने अपने तय नियम के अनुसार सभी 15 प्रश्नों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से हल किया। बिल्कुल किया।